हेलो बच्चों, एस एजुकेशन फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव जनन चैप्टर का। बायोलॉजी में जो जनन चैप्टर है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, इस पर ज़रा ध्यान देंगे। तो देखिए फूल का सबसे बाहरी भाग है, तो देखिए फूल का सबसे जो बाहरी भाग है होता है, देख लीजिए फूल का सबसे बाहरी भाग वर्तिका है तो नहीं, फूल का सबसे बाहरी भाग वर्तिका नहीं है, बल्कि वर्तिकाग्र ये भी नहीं है, तंतु ये भी नहीं है, पंखुड़ी फूल का सबसे जो बाहरी भाग होता है वह होता है पंखुड़ी। फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है? पंखुड़ी होता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु यानी युवावस्था की स्टार्ट होने की जो आयु होती है, यौवन की जो आयु होती है वह कितना होता है? तो लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, लड़कियों में 8 से 10 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यौवन की जो आयु होती है लड़कियों में 10 से 12 वर्ष होती है। लड़कियों में कितना होता है? 10 से 12 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि होती है, मतलब कि महिलाओं में जो मासिक चक्र, इसी को हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, ऋतुस्राव चक्र बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मासिक धर्म बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? मासिक धर्म बोलते हैं। देखिए इसी को हम बोलते हैं मासिक धर्म, मासिक धर्म इसको बोलते हैं। तो देखिए मासिक धर्म बोलते हैं इसको, मासिक धर्म। क्लियर है? चलिए अब इसकी अवधि कितना दिन होता है? तो इसकी अवधि 30 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 31 दिन। तो देखिए कितने दिन होते हैं इसकी अवधि? 28 दिन होता है। इसकी अवधि कितने दिन होता है? 28 दिन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मादाओं में प्राय कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है? मादाओं में कितने वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है? तो 60 वर्ष, 50 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष। तो कितना वर्ष? 50 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 50 वर्ष हो जाएगा। कितने वर्ष में अंडोत्सर्ग की क्रिया बंद हो जाता है? तो 50 वर्ष की आयु में मादाओं में अंडोत्सर्ग होना बंद हो जाता है। अर्थात 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाएं निषेचन की क्रिया के द्वारा अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता है शुक्राणु से, मतलब शुक्राणु से अंडाणु को निषेचित नहीं कर सकता है 50 वर्ष की उम्र के बाद। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो स्पाइरोगाइरा में प्रजनन जो होता है खंडन, संयोजन, निषेचन, मुकुलन। तो स्पाइरोगाइरा में जो प्रजनन की विधि है वह है खंडन। वह कौन है? खंडन है। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन की जो विधि है वह कौन सा विधि है? खंडन विधि है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली में, कोशिका के केंद्रक में, कोशिका द्रव में, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए जो होता है, डीएनए वह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है युग्मनज का, युग्मक का, अंडाणु का, बीजाणु का। तो निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मनज का, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? जाइगोट के नाम से भी जानते हैं युग्मनज को। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी संरचना द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है। अगर गर्भाशय में भ्रूण का पोषण हो रहा है तो किस संरचना के द्वारा मां से पोषण जाता है बच्चों में? तो किस संरचना के द्वारा? तो देखिए अपरा, गर्भाशय, अंडाशय, इनमें से कोई नहीं। देखिए अपरा के द्वारा, अपरा एक नली है जो नाभि से जुड़ा होता है, जो शिशु होता है उस शिशु के नाभि से जुड़ा होता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसेंटा भी बोलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयित होता है यानी मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, अंकुरन कहते हैं, परागन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो निषेचन का प्रक्रम नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से, नर युग्मक किसको कहते हैं? तो शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं। शुक्राणु को क्या कहते हैं? नर युग्मक। और मादा युग्मक किसको कहते हैं? तो अंडाणु को मादा युग्मक कहा जाता है। अंडाणु को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शुक्राणु और अंडाणु के संलयन को क्या कहा जाता है? तो उसको भी हम क्या कहेंगे? निषेचन ही कहेंगे। दो प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में निषेचन का स्थान कहाँ है? तो मनुष्य के निषेचन का स्थान जो है अंडवाहिनी, गर्भाशय, उदर हुआ, योनि में। तो देखिए मनुष्य में निषेचन का जो स्थान है वह है अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी या जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन नलिका, अंडवाहिनी या इसी को कहते हैं फैलोपियन नलिका या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब कहेंगे या फैलोपियन नलिका कहेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो जीव जो है अपनी संख्या में किस प्रक्रम के द्वारा वृद्धि करता है? तो सब लोग को पता है जनन या तो प्रजनन के द्वारा जो है जीव अपनी संख्या में क्या करता है? वृद्धि करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रचलन बिल्कुल नहीं, पोषण बिल्कुल नहीं, जनन कौन सा हो जाएगा? जनन हो जाएगा। यानी कि जनन प्रक्रम के द्वारा जो है अपनी संख्या में जीव क्या करता है? वृद्धि करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका के केंद्र में, कोशिका में, केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोशिका के केंद्र में, कोशिका में, केंद्र में। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि गुणसूत्र जो होता है वो वह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? केंद्रक में। कोशिका के कहां पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। यानी हम लोग यहां पर कह सकते हैं कोशिका के केंद्र में ना, यहां पर होना चाहिए था कोशिका के कहां पर? केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कोशिका के कहां हो जाएगा? केंद्रक में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग बिल्कुल है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग बिल्कुल है, शुक्रवाहिका, तो शुक्रवाहिका जो है वह मादा जनन तंत्र का भाग बिल्कुल नहीं है, बल्कि कौन सा है? तो नर जनन तंत्र का भाग है। नर जनन तंत्र का भाग है कौन? शुक्रवाहिका। डिंबवाहिनी जो है ये भी मादा जनन तंत्र का भाग था। तो शुक्रवाहिका जो है वह क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में, क्योंकि इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन की क्रिया करता है। ईस्ट में, तो इसमें होगा मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? मुकुलन विधि द्वारा जो है किस में होता है प्रजनन की क्रिया? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन को, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फलों द्वारा, बीज द्वारा। तो देखिए पत्ती में जनन का प्रक्रम नहीं होता है, पत्तियों के द्वारा ऐसे होता है, लेकिन कह रहा है लैंगिक जनन वो जो होता है पत्तियों के द्वारा, जैसे ब्रायोफिल्म की बात कर लें तो पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया करता है, तो वो अलैंगिक जनन है, कायिक प्रवर्धन उसको कहेंगे। तो
पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। लैंगिक जनन की क्रिया किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। परागकोश में होते हैं, परागकोश में बाह्य दल होते हैं, अंडाशय होते हैं, अंडप होते हैं, परागकण होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है बच्चों। क्या होते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग। तो देखिए फूल में नर प्रजनन अंग कौन सी है? तो पुंकेसर है। फूल में नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर है। यही मादा प्रजनन अंग अगर पूछता तो वो क्या हो जाता? स्त्री केसर हो जाता। मादा प्रजनन अंग क्या हो जाता? स्त्री केसर हो जाता। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? बाह्य दल बिल्कुल नहीं बनाता है। पंखुड़ी परागकण बिल्कुल नहीं बनाता है। देखिए परागकण जो बनाता है पुष्प का वह पुंकेसर बनाता है। परागकण कौन बनाता है? पुंकेसर बनाता है। पुष्प में परागकण कौन बनाता है? पुंकेसर बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें सभी। तो शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अगर पूछ देता कि यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में, अगर पूछता अंडाणु का निर्माण होता है तो कहाँ होता? अंडाशय में। कहाँ होता? अंडाशय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल के कौन सा भाग? तो पुंकेसर बिल्कुल नहीं, स्त्री केसर बिल्कुल नहीं। देखिए अंडाशय, फूल का कौन सा भाग बदलता है फल में? तो अंडाशय बदलता है। और बीज में कौन बदलता है? तो बीजांड जो है वह किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। और अंडाशय जो है वह बदलता है किसमें? फल में बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन एक उभयलिंगी जंतु? उभयलिंगी जंतु मतलब जिसमें नर और मादा, नर और मादा दोनों लिंग एक ही जीव में उपस्थित हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उभयलिंगी जंतु। उभयलिंगी जंतु को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, द्विलिंगी। क्या जानते हैं? द्विलिंगी जंतु के नाम से जानते हैं उभयलिंगी को। तो देखिए केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, तो क्या हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? केचुआ हो जाएगा उभयलिंगी, या कह सकते हैं द्विलिंगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्प का नर भाग है, तब पुष्प का नर भाग बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। तो कौन हो जाएगा नर भाग? पुमंग है। पुष्प का नर भाग कौन है? पुमंग है नर भाग। अगर पूछ देता कि पुष्प का मादा भाग कौन है, तब पुष्प का मादा भाग कौन हो जाएगा? जयांग हो जाएगा। पुष्प के मादा भाग कौन हो जाएगा? जयांग हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो कहाँ पर पौधों में जनन अंग पाया जाता है? पुष्प में। कहाँ पर जनन अंग पाया जाता है? पुष्प में पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो देखिए ऑप्शन को इसमें छाटिए पहले, कौन है सही कौन गलत। तो देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन। तो अमीबा में मुकुलन विधि द्वारा नहीं होता है। विखंडन, बीजाणु जनन। तो देखिए विखंडन विधि द्वारा, विखंडन में द्विखंडन के द्वारा। किस विधि द्वारा? द्विखंडन कह सकते हैं। विखंडन में किस विधि के द्वारा? द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन होता है, यानी कह सकते हैं विखंडन हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो देखिए अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग बिल्कुल है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र का भाग बिल्कुल है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका नहीं है तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? शुक्रवाहिका, क्योंकि ये जो है किसका भाग है? नर जनन तंत्र का भाग है। ये किसका भाग है? नर जनन तंत्र का भाग है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु कहाँ पर निषेचित होता है? तो योनि में बिल्कुल नहीं, गर्भाशय में बिल्कुल नहीं, अंडाशय में बिल्कुल नहीं, फैलोपियन नलिका में। कहाँ निषेचित होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। वहाँ पर अंडाणु क्या हो जाता है? निषेचित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। 27, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो नर युग्मक कौन है? शुक्राणु, अंडाणु, योनि, फैलोपियन नलिका। तो देखिए इस सब तो अगर बात कर लें तो नर युग्मक जो है इसमें कौन है? शुक्राणु है। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु है। अंडाणु की अगर बात कर लें तो ये होता है कौन सा युग्मक? मादा युग्मक। मादा युग्मक होता है कौन? अंडाणु। और नर युग्मक कौन होता है? तो नर युग्मक होता है आपका शुक्राणु। नर युग्मक कौन है? शुक्राणु है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में जनन ग्रंथि कौन है? मानव में जनन ग्रंथि कौन है? वृषण जनन ग्रंथि है। वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। तो देखिए इसको में मानव में नर जनन ग्रंथि कौन है? तो मानव में नर जनन ग्रंथि जो है वह है वृषण है। कौन सा है? वृषण है। नर जनन ग्रंथि कौन है? वृषण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भ्रूण का विकास होता है। तब भ्रूण का विकास अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो कहाँ पर होता है भ्रूण का विकास? गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है भ्रूण का विकास। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है। तो देखिए बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, सब के सब जो है इस सब अलैंगिक जनन की विधि है। तो इनमें से हो गया सभी। तो चलिए दोस्तों आज आपका 30 क्वेश्चन पूरा जनन चैप्टर का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए।